हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, और ये पार्ट 3 है मूल अधिकार का। आप इस चीज़ से ना परेशान होइएगा कि ये जो पार्ट वाइज आ रहे हैं लेक्चर, देखिए मैं कोई चीज़ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं जो है पार्ट वाइज लेक्चर बना रहा हूँ जिससे आपको दोबारा बुक ना पढ़नी पड़े। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19, जिसमें 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी व्यक्ति को, शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा, संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार होगा। फिर पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने या बस जाने या निवास का अधिकार होगा, और कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार जो है उसे करने का अधिकार होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका अगर आर्टिकल देखा जाए तो इस तरीके से है 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) और 19(1)(g। अब आप ये कहेंगे F कहाँ गया, तो F नहीं है, F को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए पहलू थे। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके इन अधिकारों को। तो उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि नागरिकों को केवल वो अधिकार प्राप्त हैं जो कि 15, 16, 19, 29, 30 में है, अर्थात ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को और सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये अधिकार जो हैं आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रूप से सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, अन्य किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है जो कि विदेशी यहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 19(1) का, जिसमें कहा गया है वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको कोई मत रखने का हो या आपको विश्वास कोई है उसको व्यक्त करना है आपको, या कुछ भी लिखित या छिपे रूप में अगर आपको व्यक्त करना है तो आप इस अधिकार के तहत व्यक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में कुछ बताया भी है इस अधिकार के अंतर्गत कि कौन कौन से अधिकार जो हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसमें एक अधिकार जो है प्रेस की स्वतंत्रता, ये याद रखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का में या 19(1)(a) में, इसमें आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा शांति का अधिकार, शांति का अधिकार भी 19(1) का में आता है। तीसरा फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका सरकार फ़ोन टैप कर रही है तो उसके विरुद्ध अधिकार भी आपको इससे प्राप्त होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है। अगर आपका कोई फ़ोन टैप कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है ऐसा या केंद्र सरकार कर रही है, तब आप जा सकते हैं न्यायालय में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, शांति का अधिकार, प्रदर्शन व विरोध का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं आता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं किन आधारों पर ये जो 19(1) का है इसमें प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो उसका पहला आधार है भारत की एकता व संप्रभुता। दूसरा आधार है राज्य की सुरक्षा, अगर जहाँ सुरक्षा का प्रश्न होगा वहाँ पे इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा विदेशी राज्यों से जहाँ पे मित्रवत संबंध का मामला होगा वहाँ पे अगर आप अभिव्यक्त करेंगे कुछ तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथा है सार्वजनिक आदेश। पांचवा है नैतिकता। छठा है न्यायालय की अवमानना, अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तब उस पर भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, या किसी अपराध में संलिप्तता। तो ये आधार है जिसके आधार पर वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी निलंबित की जा सकती है 19(1) का में जो ये प्राप्त है इसको। और इसका अगर देखें आर्टिकल देखें किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो 19(2), ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं शांतिपूर्वक व निरायुध
सम्मेलन का अधिकार, अर्थात आप शांति से अगर सम्मेलन कर रहे हैं और हथियार रहित सम्मेलन कर रहे हैं तो आपको ये अधिकार प्राप्त है 19(1) खा के अंतर्गत, अर्थात 19(1) बी के अंतर्गत। लेकिन इस पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और प्रतिबंध का आधार 19(3) में दिया गया है, और वो आधार क्या है? आधार है भारत की एकता, अखंडता व सार्वजनिक आदेश। तो इन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ये 19(1) गा, इसको सी भी बोल सकते हैं, 19(1) सी के अंतर्गत प्राप्त है हमें। और देखिए जिसमें सहकारी समिति है इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था इसमें। अब देखते हैं इसके आधार क्या हैं जिन पे इसको सीमित किया जा सकता है। तो संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने के अधिकार पे निलंबन के जो आधार हैं, इसके निलंबन के जो आधार हैं वो हैं भारत की एकता व संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश व नैतिकता। और ये किसके अंतर्गत हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत हैं? तो 19(4) के अंतर्गत हैं। अगला है, इसके अंतर्गत जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार प्राप्त है हमको, और इस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। उसके लिए जो आधार हैं वो है आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। तो इन आधारों पर आपके जो आबाद संचरण का अधिकार है उसे सीमित किया जा सकता है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर देश के अंदर भ्रमण करना है तो वो आपको आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त होता है। आंतरिक, अर्थात आंतरिक मामलों में अगर आपको आंतरिक देश में भ्रमण करना है तो आपको आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त होता है। अगर आपको विदेश भ्रमण करना है, अर्थात देश के बाहर आपको जाना है, देश के बाहर घूमने का अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगला है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने व बस जाने या निवास का अधिकार। तो इसको भी दो आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, एक है आम लोगों के हित में और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के हित में। इस तरीके से ये जो आबाद संचरण और घूमने व बस जाने का जो अधिकार है, इन दोनों के लिए जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो आर्टिकल 19(5) में दिए गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। और 19(6) में जो प्रतिबंध हैं वो कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पे हैं प्रतिबंध। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतिबंध हैं? जैसे तकनीकी योग्यता को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आप कहा जा सकता है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास में MBBS या BAMS की डिग्री होनी चाहिए, ऐसे ही आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यापार, व्यवसाय या उद्योग है या सेवा, उसको सरकार पूर्ण या आंशिक रूप से अपने पास रखना चाहती है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं या बच्चों का अगर व्यापार करना है या उनको खतरनाक व्यवसाय में लगाना है तो उसको भी शामिल किया जा सकता है, अर्थात उसके आधार पर भी आपके व्यवसाय करने के व्यवसाय जो करना है आपको उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा आर्टिकल 19। अब चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी दोषी करार व्यक्ति को उसके विरुद्ध मनमाने व अतिरिक्त ढंग से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है? जैसे इसके अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, दूसरा दोहरी क्षति नहीं, और तीसरा स्व अभिशंसन नहीं। अब इसका अर्थ अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लिष्ट लग रहा है ना आपको, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पहले वाले का मतलब है कि किसी व्यक्ति को तभी अपराधी करार दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा जब उसने कोई कार्य किया है वह उस समय किसी विधि के माध्यम से अपराध हो। जैसे मान लीजिए इस समय चोरी की गई है और इस समय चोरी के लिए कोई विधि नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो किसी व्यक्ति को इस समय दंडित नहीं किया जा सकता। और दूसरा इसका मतलब है कि किसी भी को अगर जो दंड देने की मात्रा तय की गई है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। अगर चोरी के लिए 5 साल की सज़ा है तो किसी व्यक्ति को 6 साल की सज़ा या 7 साल की सज़ा इसके अंतर्गत आप
प्राप्त नहीं होगी, अर्थात इसके विरुद्ध उस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ ये। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं का मतलब क्या है? एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार जो है दंड नहीं दिया जाएगा, ये हुआ दोहरी क्षति। और स्व अभिशंसन मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि जो दोषी है उसको अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 20। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 20 है वो इन 3 चीज़ों की व्यवस्था करता है सिर्फ आपराधिक विधियों के लिए, आपराधिक कानूनों में। हम जानते हैं कि कुछ सिविल विधियां होती हैं, तो सिविल विधियों के मामले में ये संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात। तो आर्टिकल 21 के तहत कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अर्थात विधि के माध्यम से किसी का जो है प्राण या दैहिक स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, उसके अलावा किसी माध्यम से नहीं। तो एक तरीके से ये कार्यकारी जो प्रक्रिया होती है कार्यपालिका की मनमानी, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ऐसा किया जा सकता है, इसलिए ये विधायिका के प्रति सुरक्षा प्रदान नहीं करता, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है उसके अधिकार का विस्तार भी किया है। अब इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें शामिल हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहला है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को प्रदूषण रहित जल व वायु प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, इसके अंतर्गत जीवन रक्षा का अधिकार आ जाता है। तीसरा, निजता का अधिकार आ जाता है। चौथा, आश्रय का अधिकार आ जाता है। पांचवा, स्वास्थ्य का अधिकार आ जाता है। फिर उसके बाद में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार इसके अंतर्गत है। विदेश यात्रा करने का अधिकार इसके अंतर्गत है। अगर किसी व्यक्ति को देर से फांसी दी जा रही है तो उसके विरुद्ध भी उसको अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RTI, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार भी इसके अंतर्गत है। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार भी इसके अंतर्गत है और विद्युत का अधिकार भी इसके अंतर्गत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में बताया है। फिर विधायिका ने आर्टिकल 21A जोड़ा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसी अधिकार में, जिसके अंतर्गत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को राज्य जो है वो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यहाँ पे राज्य के लिए कहा गया। तो फिर आगे चल के राज्य ने 2009 में इसे लागू किया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 लाया। ठीक है, इसके अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। और जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था उसके तहत आर्टिकल 45 में भी कुछ संशोधन किया गया था, जिसको हम लोग DPSP वाले चैप्टर में देखेंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 22। इसके अंतर्गत कहा गया है निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, अर्थात ये जो आर्टिकल 22 है ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, जो हिरासत होती है वो 2 तरीके से होती है, एक होती है दंड विषयक और दूसरी होती है निवारक। दंड विषयक मतलब किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको पकड़ लिया गया, उसे दंड दे दिया गया और वो इस तरीके से हिरासत में है। लेकिन निवारक जो होती है उसमें व्यक्ति ने अपराध अभी नहीं किया है, लेकिन ऐसी आशंका है कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, तो इसलिए उसको डिटेन कर लिया जाता है, इसलिए उसको जेल में रख लिया जाता है, तो उसको कहते हैं निवारक हिरासत। देखिए, जो आर्टिकल 22 है उसका पहला भाग साधारण कानूनी हिरासत से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि साधारण हिरासत वाला भाग। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है तो उसको निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है इसकी सूचना उसे दी जाएगी,
मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। वकील से विधायी परामर्श या अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार उसका होगा। तो ये आर्टिकल 22 के पहले भाग में दंड विषयक हिरासत से संबंधित प्रावधान है। दूसरे भाग में क्या कहा गया है? दूसरे भाग में कहा गया है कि अगर उसे निवारक हिरासत के तहत हिरासत में लिया गया है तब भी व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर सलाहकार बोर्ड जो है वो इसके बारे में सलाह दे देता है कि इसकी हिरासत 3 माह से अधिक बढ़ाई जाए तभी बढ़ाई जा सकती है। और बोर्ड में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो इस बोर्ड में शामिल होंगे। साथ ही साथ निरोध का आधार भी उसको बताया जाएगा, लेकिन कई बार सरकारें जो हैं वो सार्वजनिक हित का मुद्दा बताकर इससे बच जाती हैं। तीसरा, जो निरोध वाला व्यक्ति है उसको यह अधिकार होगा कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सके। तो इस तरीके से निवारक हिरासत के संबंध में अधिकार कुछ नागरिकों को और इसमें विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन दंड विषयक में सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो जो दंड विषयक हिरासत है ये केवल आपराधिक कानूनों के मामलों में प्राप्त होती है, इसे भी याद रखिएगा। और जो निवारक कानून है ये निवारक विषयों पे राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे संसद ने कौन कौन से कानून बनाए हैं निवारक निरोध कानून, तो आपको मिलेगा आंतरिक सुरक्षा कानून जिसको मीसा कहा जाता था, आप इस नाम से परिचित होंगे। दूसरा है नासा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तीसरा है आपका टाडा के बारे में आपने पढ़ा होगा, टाडा ये 1985 में आया था, इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद में पोटा आया था 2002 में। तो ये सभी जो कानून हैं ये संसद ने बनाए थे निवारक निरोध से संबंधित। राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है निवारक निरोध के संदर्भ में, ठीक है। जैसे कि मकोका बनाया था महाराष्ट्र ने, अभी यूपी में भी एक बनाया गया है संगठित अपराध को रोकने के लिए कानून, ठीक है। तो ये सभी जो कानून बनाए गए हैं ये राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि निवारक निरोध के मामले में कानून संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। और भारत ही ऐसा देश है जहां निवारक निरोध या ये जो डांडिक हिरासत है इससे संबंधित प्रावधान संविधान में कहे गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये था स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमने देखा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।